जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? ए फिजियोलॉजी, बी बायोकेमिस्ट्री, सी एनाटॉमी और डी कहता है डर्मेटोलॉजी। आपको बताना है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। जी हाँ, ये कहलाती है डर्मेटोलॉजी। क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। आगे देखिए, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए जियोलॉजी, बी ऑस्टियोलॉजी, सी सेरेमोलॉजी और डी ओरोलॉजी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑस्टियोलॉजी। उसके अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। ए पैथोलॉजी, बी कहता है इम्यूनोलॉजी, सी कहता है माइक्रोबायोलॉजी और डी कहता है हेमोलॉजी। आपको बताना है कि जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किस में किया जाता है। जी हाँ, इम्यूनोलॉजी बिल्कुल ठीक है। पहली ओंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ए प्राइमेट्स, बी पादप, सी मस्तिष्क और डी जीवाश्म। पहली ओंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म बिल्कुल ठीक उत्तर है। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं? ए इक्थियोलॉजी, बी कहता है एंटोमोलॉजी, सी कहता है ओंटोलॉजी और डी कहता है एंथ्रोपोलॉजी। आपको बताना है कि कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं। एंटोमोलॉजी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। तितलियों का अध्ययन कहलाता है? ए पोलिनोलॉजी, बी नियोंटोलॉजी, सी लैपिडेटेरियोलॉजी और डी कहता है एक्थियोलॉजी। आपको बताना है कि तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। जी हाँ, लैपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है तितलियों का अध्ययन। आगे देखिए, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है? ए लैपिडेटेरियोलॉजी, बी कहता है क्रिप्टोलॉजी, सी कहता है इक्थियोलॉजी और डी कहता है सिक्रेटोलॉजी। तो क्या सही होगा? इक्थियोलॉजी बिल्कुल ठीक है। इक्थियोलॉजी मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। देखिए, इस तरीके के प्रश्न टेट में भी आ चुके हैं, सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं, तो आप इसे अन्यथा नहीं लेंगे। इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। आप अंत तक देखेंगे तो कोई भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होगा, परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं। आगे चलिए देखते हैं, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ए पक्षी का, बी मछली का, सी चमगादड़ का और डी स्तनधारी का। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षियों का होता है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? ए ऊतक, बी कोशिका, सी जीव द्रव्य और डी विषाणु। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? ऊतक बिल्कुल ठीक है। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन क्या कहलाता है वो आपको बताना है। ए डर्मेटोलॉजी, सी बी ओंकोलॉजी, सी ट्रोमेटोलॉजी और डी कहता है कॉलोलॉजी। तो घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी। आगे देखिए, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? ए सीरोलॉजी, बी आर्गेनोलॉजी, सी ऑन्कोलॉजी और डी न्यूरोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है वह आपको बताना है। तो बताइए। ऑन्कोलॉजी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है? ए इकोलॉजी, बी कंकोलॉजी, सी पोरोलॉजी और डी मैलेकोलॉजी। तो मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाएगा? कांकोलॉजी बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। आगे देखें,
वंशागत के नियमों के अध्ययन को कहते हैं? ए पारिस्थितिकी, बी कोशिका विज्ञान, सी आनुवांशिकी और डी वर्गीकरण विज्ञान। वंशागत के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। ठीक है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है? ए यूजेनिक्स, बी यूथेनिक्स, सी उद्विकास और डी जीवाश्म विज्ञान। तो आपको बताना है कि मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? यूथेनिक्स। क्या कहलाता है? यूथेनिक्स। आगे देखिए, नलिका विहीन ग्रंथियां डक्टलेस ग्लैंड्स का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं? ए यूथेनिक्स, बी एंडोक्राइनोलॉजी, सी इकोलॉजी और डी एम्ब्रियोलॉजी। आपको बताना है नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। आगे देखिए, उस विज्ञान को जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है कहते हैं? क्या कहते हैं? यूथेनिक्स, एंडोक्राइनोलॉजी, यूजेनिक्स, एम्ब्रियोलॉजी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है यूजेनिक्स। जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उस विज्ञान को यूजेनिक्स कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? ए इंटेमोलॉजी, बी इक्थियोलॉजी, सी मैमोलॉजी और डी आर्निथोलॉजी। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? इंटेमोलॉजी। इंटेमोलॉजी कहलाती है। बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है? ए हेलमिन्थोलॉजी, बी मैमोलॉजी, सी इक्थियोलॉजी, डी प्रोटोजोलॉजी। तो मछलियों तथा उनसे संबंधित रोगों का जो अध्ययन होता है वह कहलाता है इक्थियोलॉजी। क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। आगे देखिए, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? इक्थियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी। इसका जो सही उत्तर है वह है मार्फोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है मार्फोलॉजी कहलाती है। ठीक है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? क्या कहलाती है? आपको बताना है। ए कहता है जियोलॉजी कहलाती है, बी कहता है साइटोलॉजी कहलाती है, सी कहता है इकोलॉजी कहलाती है और डी कहता है जेनेटिक्स कहलाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है जेनेटिक्स। क्या कहलाती है? जेनेटिक्स कहलाती है। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं? ए पारिस्थितिकी, बी आनुवंशिकी, सी जंतु भूगोल और डी परजीवी विज्ञान। तो जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं किस में करते हैं यह आपको बताना है। ए नेफ्रोलॉजी में, बी माइलॉजी में, सी माइस्टोलॉजी में और डी कहता है माइकोलॉजी में। आपको बताना है कि मांसपेशियों का अध्ययन किस में करते हैं? मायोलॉजी में। बिल्कुल सही उत्तर है। आप आगे देखें, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? ए ज्योग्राफी, बी कार्टोग्राफी, सी जीवाश्म विज्ञान और डी डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। बिल्कुल ठीक है। मधुमक्खियों का पालना कहलाता है? मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। ए एपीकल्चर, बी पीसीकल्चर, सी हार्टिकल्चर और डी सेरीकल्चर। तो मधुमक्खी का जो पालना है या मधुमक्खी पालन है उसे कहा जाता है एपीकल्चर। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। रेशम पालन कहलाता है? रेशम पालन क्या कहलाता है? ए हार्टिकल्चर, बी सेरीकल्चर, सी पीसीकल्चर और डी एपीकल्चर। तो रेशम पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। आगे देखते हैं,
ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबद्ध विज्ञान कहलाता है? ए एनाटॉमी, बी मायोलॉजी, सी हिस्टोलॉजी और डी साइटोलॉजी। ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबद्ध विज्ञान क्या कहलाता है? जी हाँ, इसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। आगे देखिए, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? ए स्नायुतंत्र, बी पैर का, सी आंखों का और डी सीने का। तो न्यूरोलॉजी से कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है वो आपको बताना है, बताएं। जी हाँ, स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजी से। ठीक है, आगे देखिए, अगला है जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ए त्वचा, बी महिलाएं, सी शिशु और डी वृद्ध। जेरेंटोलॉजी इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है? जी हाँ, वृद्धों के अध्ययन से संबंधित है। किससे? वृद्ध के अध्ययन से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? आप भी हॉस्पिटल में जाते होंगे तो ये डिपार्टमेंट होता है, आपको बताना है कि पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ए नेत्र रोग, बी हृदय रोग, सी शिशु रोग और डी अस्थि रोग। तो इसका संबंध है शिशु रोग से। किससे? शिशु रोग से। आगे देखिए, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? ए कीड़े मकोड़ों के लिए, बी पौधों के लिए, सी जीव जंतुओं के लिए और डी आनुवांशिकी के लिए। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? आनुवांशिकी के लिए। बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। तो इस तरीके से आज की कक्षा पूरी हुई। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।